Hi students, welcome to the online learning platform of Adarsh Education Group Sadashar, and today we are going to study about the fundamental forces of nature for class 11th English medium. Okay? और फर्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स हम स्टडी करेंगे वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करने के लिए और ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपको जरूरत होती है वो आपका होता है मास. तो मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी which makes the object capable to apply or to experience the gravitational force. ये मास का डेफिनेशन भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करेगा, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? मास बोलते हैं. तो दो मासेस के बीच में लगने वाला जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है ड्यू टू देयर मासेस वो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्वांटिटेटिवली इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटिफाई किया था सर आइजैक न्यूटन. तो सर आइजैक न्यूटन ने दो पॉइंट मासेस, ओके, ये आपका नाम जो है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा. पॉइंट मासेस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका अप्लाई होता है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्वांटिफाई किया था सर आइजैक न्यूटन. ओके, क्वांटिफिकेशन जो था वो हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम ये जानेंगे कि पॉइंट मासेस किनको बोलते हैं अपन. एक पॉइंट मास आपका क्या होता है. पहले अगर आप इसको एक रियलिटी के केस में कंसीडर करें तो पॉइंट मास का मीनिंग क्या होगा कि कोई ऐसा मास जो आपका किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो. ओके, और पॉइंट आपका एक ऐसी एंटिटी होता है जिसका वॉल्यूम आपका जीरो होता है. पॉइंट अपन किसको कंसीडर करते हैं? जीरो वॉल्यूम एंटिटी को अपन क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं. तो पॉइंट मास का रियल मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मास किसी जीरो वॉल्यूम पे कंसंट्रेट हो तो हम उसको पॉइंट मास कहते हैं. ओके, पर रियलिटी के अंदर अगर अपन देखें तो कोई भी मास होगा वो जीरो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं करेगा. कोई भी मास किसी भी फॉर्मेट के अंदर या किसी भी फिजिकल स्टेट में कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ तो स्पेस आपका ऑक्यूपाई करता है. ओके, अब कुछ ना कुछ जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसका वॉल्यूम आप जीरो तो नहीं ले सकते. सो इन रियलिटी पॉइंट मास जैसा कुछ भी नहीं होता. और फिजिक्स में जब आपका रियलिटी के अंदर किसी भी फिनोमिना का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो हम उसको आइडियल केस के अंदर या हाइपोथेटिकल केस के अंदर उसको कंसीडर करते हैं, हम मानते हैं. तो पॉइंट मास एक ऐसा मास जो जीरो वॉल्यूम पे कंसंट्रेट हो उसको पॉइंट मास कहेंगे. और रियलिटी के अंदर पॉइंट मास जैसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज कोई भी मास आपका जीरो वॉल्यूम पे कंसंट्रेट हो ही नहीं सकता. वो कुछ ना कुछ स्पेस आपका ऑक्यूपाई जरूर करेगा. तो फिर पॉइंट मास अपन कंसीडर किसको करेंगे? जब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो कंसीडर ही करना पड़ेगा किसी न किसी को. तो मान लीजिए कि आपके पास दो मासेस हैं m1 एंड m2. ये दो मासेस हैं अपने m1 m2. ओके, और इनके बीच का जो आपका स्पेस है वो है आपका स्मॉल r. तो m1 m2 तो इनके मास हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका स्मॉल r. अब ये जो आपके दोनों मासेस हैं m1 m2 इनको आप पॉइंट मास कब कंसीडर करेंगे? वो सिचुएशन कौन सी होगी, वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आप m1 m2 को एज ए पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं? और वो कंडीशन क्या होती है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन द मासेस दैट इज स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ मासेस. अगर इन m1 और m2 के बीच का जो सेपरेशन आपका स्मॉल r वो अगर इन दोनों मासेस m1 m2 का जो साइज है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत बड़ा है, मतलब साइज जो है m1 और m2 का वो अगर उनके बीच की सेपरेशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो अगर साइज आपका सेपरेशन के कंपैरिजन में
0 है तब आप m1 एंड m2 को पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट मासेस क्या होंगे? इफ द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज वेरी मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, then these masses m1 and m2 can be considered as point masses। ये कंडीशन होती है पॉइंट मास को कंसीडर करने की। ओके, फॉर एग्जांपल सन एंड अर्थ का अगर अपन एग्जांपल लें, तो अगर अपने को अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इंडिविजुअली अगर आप देखें तो ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल सन और अर्थ का साइज आपका बहुत मैसिव होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन था वो आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, जिसको आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। द एवरेज सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। ओके, तो सन और अर्थ जो है इंडिविजुअल या एब्सोल्यूट स्केल पे उनके साइज आपके बहुत ज्यादा बड़े हैं, पर अगर अर्थ और सन के साइज जो है उनको कंपेयर करें अपन इनके बीच के डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर के साथ, तो 15 करोड़ किलोमीटर के कंपैरिजन में साइज ऑफ अर्थ और साइज ऑफ सन इननेग्लिजिबल है। एब्सोल्यूट स्केल पे इनके मासेस कितने भी बड़े हो सकते हैं, इनके साइज कितने भी बड़े हो सकते हैं, पर 15 करोड़ किलोमीटर जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, उसके कंपैरिजन में इन दोनों के जो साइज हैं वो आपके नेग्लिजिबल हैं। तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन में सन और अर्थ को एज ए पॉइंट मास आप ट्रीट कर सकते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पॉइंट मासेस के लिए अप्लाई होता है। जब दो मासेस के बीच का सेपरेशन उनके साइज के कंपैरिजन में आपका बहुत ज्यादा हो, तब आप उन दोनों मासेस को पॉइंट मास की तरह कंसीडर करते हैं। अब अपन स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दो पॉइंट मासेस हमने कंसीडर किए, m1 m2, and the separation between m1 and m2 is small r. Okay, so according to the Newton's law of gravitation, the attractive force between masses m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses. F is directly proportional to m1 into m2. Okay, so first statement for Newton's law of gravitation is the attractive force of gravitation between two point masses m1 m2 which are separated by a distance small r is directly proportional Newton's law of gravitation is the attractive force acting between these two masses m1 and m2, that is capital F, is directly proportional to the product of their masses m1 and m2. Okay, now the second statement of Newton's law of gravitation is the force of gravitation is inversely proportional to the square of the distance or separation between the masses. Okay, so first statement was force of gravitation is directly proportional to the product of their masses, F is directly proportional to m1 m2, and second statement is force of gravitation is inversely proportional to the square of the separation between the masses. Okay, this particular statement, when force is inversely proportional to the square of the separation between the masses, in this case this particular statement or this specific statement is called inverse square law. Okay, when force is inversely proportional to the square of the distance, then this particular statement or relation is called inverse square law. This same law will be studied in the electromagnetic force. So there are 2 point masses m1 and m2 separated by a distance small r. So according to Newton's law of gravitation, the force of gravitation acting between m1 and m2 is directly proportional to the product of masses.
So F is directly proportional to m1 and m2. And second statement is force is inversely proportional to the square of the separation between the masses. Okay, in collective form we can write that F is directly proportional to m1 m2 upon r square. Okay, this first and second equation when written in collective form, they become F is directly proportional to m1 m2 upon r square. Okay, now when you will eliminate this sign of proportionality, then there will be a constant. So removing the sign of proportionality, we will get F is equal to the proportionality constant capital G multiplied by m1 m2 upon r square. This capital G, which is proportionality constant, has a name, and its name is universal constant of gravitation. This capital G is called universal constant of gravitation, and by universal we mean that the value of capital G remains the same throughout the universe. Okay, and the value of G is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton into meter square per kilogram square. Okay, so capital G is universal constant of gravitation. Capital G does not depend upon the medium. Okay, its value remains the same throughout the universe. So force of gravitation does not depend upon the nature of medium. The force of gravitation only depends upon the magnitude of the masses included in the observation and the separation between the masses. Okay, there are two factors upon which the force of gravity depends. First one is mass under consideration, and second one is distance between the masses. There is no third factor which will affect the force of gravitation. Capital G is called universal constant of gravitation, and value of capital G is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton into meter square per kilogram square. Okay, the nature of gravitational force is always attractive. ओके, रिपल्सन जैसा कुछ भी नहीं होगा कभी भी ग्रेविटी के अंदर. दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटी के कारण केवल और केवल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. रिपल्सन ग्रेविटी के अंदर कभी भी नहीं होगा, और कैपिटल जी का वैल्यू पूरे यूनिवर्स में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये जो हमने डैश लगाया था इनके बीच में, जब दो यूनिट को आप मल्टीप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं तो उनके बीच में आप इस तरह से डैश लगाते हैं. इसको माइनस के साइन की तरह आप ट्रीट नहीं करेंगे. दो यूनिट को मल्टीप्लाई करने के लिए उनके बीच में डैश लगाया जाता है. और ये कैपिटल एन जो हमने न्यूटन को रिप्रेजेंट किया है, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट आपका किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था या किसी पर्सन के नाम पे दिया गया था, वो सारी यूनिट आपकी कैपिटल लेटर के अंदर लिखी जाती हैं. बाकी यूनिट आपकी स्मॉल लेटर में लिखी जाती हैं. जैसे फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन जो है वो सर आइजैक न्यूटन के नाम पे दिया गया था, इसलिए न्यूटन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है. मीटर और किलोग्राम आपके स्मॉल लेटर के अंदर लिखे हुए हैं. ओके, तो ये अपना था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्वांटिफिकेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिनमें मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो दो पर्सन के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अप्लाई होता है वो हमें फील क्यों नहीं होता. ठीक है, हमें ऐसा ही लगता है कि जो ग्रेविटेशन है वो सिर्फ अर्थ और हमारे बीच में लगता है. अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में शायद ग्रेविटी नहीं लगती होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. दो ऑब्जेक्ट जिनमें मासेज होते हैं उनके बीच में ग्रेविटी हमेशा लगेगी. दो आपके पर्सन जो एक दूसरे के नजदीक हैं या एक दूसरे से दूर भी हैं तो भी उनके बीच में ग्रेविटी लगेगी, पर वो फील क्यों नहीं होती, उसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं. मान लीजिए कि दो पर्सन जो हमने अंडर कंसिडरेशन अभी लिया, उनके मासेज हैं आपके 50 किलोग्राम, दोनों के मास आपके इक्वल हैं 50 किलोग्राम, और उनके बीच का जो सेपरेशन है आपका वो मान लीजिए अपना कितना था 1 मीटर.
तो दो पर्सन जिनका मास 50 किलोग्राम है वो आपके एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपके खड़े हैं, हमें उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपन अप्लाई करेंगे, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था अपना कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल G का वैल्यू अपन 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11। ओके, फर्स्ट पर्सन का मास 50 किलोग्राम, सेकंड पर्सन का मास 50 किलोग्राम, और सेपरेशन अपना 1 मीटर और इधर उसका स्क्वायर कर दिया। तो फोर्स अपना कितना आएगा 6.67 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 इंटू 10 रेज टू पावर -11 डिवाइडेड बाय 1। 25 को जब आप 6.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 166.65 के लगभग वो आपका आएगा। 166.75 इंटू -11 प्लस 2 तो आपका हुआ 10 रेज टू पावर -9। तो उन दो पर्सन के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितना होगा 166.75 इंटू 10 रेज टू पावर -9 न्यूटन। अगर इसको अपन एक्सपैंड करें तो ये फोर्स आपका कितना होगा 0.00001667 न्यूटन। अब इसके मैग्नीट्यूड को जब आप देखेंगे तो ये क्लियर है कि इनके बीच में लगने वाला जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था वो नेग्लिजिबल है, आपका अप्रोक्सीमेटली 0 है। इसीलिए दो पर्सन के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई जरूर होता है, पर उसका मैग्नीट्यूड आपका लगभग 0 होने के कारण वो उन दो पर्सन को कभी फील नहीं होता। इनफैक्ट अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबके बीच में ग्रेविटी लगती है, पर वो आपके जो ऑब्जेक्ट थे उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटी आपकी कभी फील नहीं होती। रीजन उनके बीच में लगने वाला फोर्स आपका 0 के बराबर होता है, ना के बराबर होता है। पर अर्थ और हमारे बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, अर्थ और हमारे बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था वो नेग्लिजिबल नहीं होता, वो हमें फील होता है। हम अर्थ की ओर अट्रैक्ट फील करते हैं। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के प्रॉक्सिमिटी में अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उसका मोशन फाइनली आपका कहां होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा, बिकॉज अर्थ की सरफेस के नजदीक सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है उन पे कंसिडरेबल फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ का वो अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका मास बहुत ज्यादा है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने के कारण अर्थ का जो ग्रेविटी है वो आपका कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर होता है, और इतना होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के उस ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करता है। ठीक है, अब हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे। तो मान लीजिए कि ये अपना अर्थ, शेप उसका स्फेरिकल होता है, कुछ को छोड़ दें जो अभी तक उसको फ्लैट मानते हैं, बाकी तो अपने को पता है कि अर्थ का जो आपका शेप है वो आपका स्फेरिकल होता है। तो ये उस अर्थ का सेंटर O, और अर्थ का जो मास है हमारा उसको हमने कंसीडर किया me। ओके, तो me इज मास ऑफ अर्थ, और न्यूमेरिकली मास ऑफ अर्थ आपका कितना होता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ओके, और सेंटर से ये सर्कमफेरेंस पे जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगा अपना रेडियस ऑफ अर्थ, जिसे हम कैपिटल R सबस्क्रिप्ट कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैपिटल R विद सबस्क्रिप्ट कैपिटल E इज रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपका 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करें तो 64 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर, ये होगा अपना रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ 64 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर। ओके, so this is the center of earth O, this is the mass of earth me, this is the radius of earth capital RE,
यहां अपना ऑब्जेक्ट जो इस पे अपन ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो सरफेस पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास है अपना स्मॉल m। तो स्मॉल m अपना ऑब्जेक्ट का मास है जो आपका सरफेस पर रखा हुआ है। ओके, तो अपने को अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अप्लाई हो रहा है उसे कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है अपने पास? दो पॉइंट मासेस के अलावा उनके बीच का सेपरेशन। तो हमारे दो पॉइंट मासेज हो गए, एक तो हो गया अपना अर्थ, इसका मास है अपना me, सेकंड वन m2 जो था वो अपना हो गया स्मॉल m। तो दो पॉइंट मासेज है हमारे पास, कैपिटल me और स्मॉल m, और उनके बीच का सेपरेशन है आपका re। तो अब आप इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए F का फॉर्मूला क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल G m1 मास ऑफ अर्थ me इंटू में m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ divided by the separation between the masses, that is capital R with subscript capital E square. So the force of gravitation which is acting between the earth and the object which is placed on the surface of earth is capital G into capital M E into small m upon R E square. Okay, ये force of gravitation जो था वो आपका इस object पे लग रहा है। ठीक है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैपिटल F फोर्स अप्लाई करती है, और अब न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट पे जो आप फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। सो फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगर अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे कैपिटल F फोर्स अप्लाई करेगी तो इन रिटर्न ये ऑब्जेक्ट भी अपना अर्थ पर कैपिटल F फोर्स आपका अप्लाई करेगा। तो जितना फोर्स अर्थ हम पे अप्लाई करती है उतना ही फोर्स जो था वो हम अर्थ पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपका लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक तरीके से बाई डायरेक्शनल। अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है और रिएक्शन में हम अर्थ पर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो आपका ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m वो बहुत कम होता है। उस बहुत कम ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके ऊपर लगने वाला जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है तो ऑब्जेक्ट को तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका फील होता है, पर उतना ही फोर्स जब आपका अर्थ के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो अर्थ का मास तो आपका 10⁻24 किलोग्राम के ऑर्डर का है। अब इतने ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट पे हम जो आपका ग्रेविटेशन लगा रहे हैं अर्थ के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो नेट इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि अर्थ ही हम पे ग्रेविटी लगा रही है, हम अर्थ पे कुछ नहीं लगा रहे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो थी वो एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। अर्थ हम पर जितना फोर्स अप्लाई करती है हम भी अर्थ पर उतना ही फोर्स अप्लाई करते हैं, बस हमारे पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमारे कम मास के कारण हमें एक्सपीरियंस होता है, और अर्थ पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मैसिव अमाउंट ऑफ मास के कारण फील नहीं होता। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जब इस ऑब्जेक्ट स्मॉल m पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये बीच में एक्सेलरेशन कहां से आया? क्लास 9th के अंदर आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो था अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन यही होता है कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स या तो उसकी मोशन में चेंज कर देता है या फिर एटलीस्ट चेंज करने की एक कोशिश करता है, ट्राई करता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक आपका बॉल रखा हुआ है और आप उसको हल्के से पुश करेंगे तो आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स उस बॉल की मोशन में चेंज कर देगा और वो बॉल जो थी वो आपकी मूव करना स्टार्ट कर देगी। अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आप अगर दीवार पे या किसी और हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, आप फोर्स अप्लाई करेंगे बट इन रिटर्न आपका मोशन में चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जो आपका फोर्स आपने अप्लाई किया था वो इनइफेक्टिव हो गया। आपने जो फोर्स अप्लाई किया था उसने उस हैवी ऑब्जेक्ट या दीवार की मोशन में चेंज करने की ट्राई की थी, पर उस ऑब्जेक्ट का मास और इनर्शिया इतना ज्यादा था कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो था वो कुछ कर नहीं पाया।
मतलब मोशन में चेंज हमारा फाइनली नहीं हुआ, पर एटलीस्ट ट्राई जरूर की थी फोर्स ने। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज कर देता है या फिर फाइनली मोशन चेंज करने की कम से कम कोशिश करता है। और मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स ने ऑब्जेक्ट का मोशन जो था वो चेंज कर दिया। जब भाई मोशन में जब चेंज होगा, तो मोशन में चेंज होगा तो इन रिटर्न आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो वेलोसिटी जनरेट होगी, फिर वेलोसिटी में चेंज होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स मोशन में चेंज करता है और मोशन में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट। हमें वही एक्सीलरेशन तो फाउंड करना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ कैपिटल एफ जब आपका इस स्मॉल एम मास पर लगेगा, ये हमारा स्मॉल एम मास है, इस पर अर्थ अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करती है कैपिटल एफ। स्मॉल एम के ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एफ आपका अप्लाई होगा, इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, and from this equation the acceleration of object is force divided by mass। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है आपका कैपिटल F और उस ऑब्जेक्ट का मास है अपना स्मॉल m, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कैपिटल F डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का मास। ओके, सो अपने को स्मॉल m का एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या होगा एक्सेलरेशन? A इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा था यहां से आप वैल्यू लिख सकते हैं जी एम ई इंटू एम अपॉन स्मॉल आर ई स्क्वायर। तो फोर्स लगेगा जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम। ओके, तो ये जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर तो हमारा फोर्स था और उसको हमने ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दिया। देखिए, जिस ऑब्जेक्ट का आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं आप उसी के मास से डिवाइड करेंगे। आप स्मॉल m का एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हैं तो आप स्मॉल m से डिवाइड करेंगे। स्मॉल m से स्मॉल m आपका कैंसिल हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जब आपका ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल G was the universal constant of gravitation, but small g is acceleration due to gravity। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट के अंदर वो कितना है आपका? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके, कैपिटल G का वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई मास ऑफ अर्थ आप पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻24। आर ई आपका रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जो हमने इधर किया था आपका 64 इंटू 10⁵ मीटर। जब आप इन सब का वैल्यू इधर रख के और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था वो आपको कितना मिलेगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप कैलकुलेशन के अंदर रफली कितना यूज करते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पे आपका रखा होता है, उस हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको कैपिटल G है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, एम ई अपना मास ऑफ अर्थ, आर ई अपना रेडियस ऑफ अर्थ। यहां इस पूरे फॉर्मूले के अंदर आपको ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं दिखेगा, विच मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। सरफेस पर आप चाहे 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखिए या 1 क्विंटल का ऑब्जेक्ट रखिए या 1 टन का ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है, सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसका मास ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आप कैलकुलेट करते हैं वो जरूर ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। कम मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है, हैवी मासेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मतलब अर्थ की सरफेस पे रखे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका सेम रहता है। ओके,
अगर एक बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई आपका पेपर है और एक आपका हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको सेम हाइट से अगर आप ड्रॉप करेंगे, अगर देखिए वहां पर एयर अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो एयर की विस्कोसिटी या एयर के फ्रिक्शन के कारण जो आपका पेपर था वो आपका उसी टाइम के अंदर नीचे तक आपका नहीं पहुंच पाएगा। पर अगर एक पेपर और एक हैवी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से वैक्यूम में अगर आप ड्रॉप करें तो वैक्यूम के अंदर वो दोनों सेम टाइम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे अपनी अर्थ की सरफेस को, जिससे प्रूव होता है कि अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होता है आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सारे ऑब्जेक्ट का सेम होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रफली इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपने फॉर्मूला किया था अर्थ की सरफेस के लिए gme/r²। किसी और प्लैनेट की अगर अपन बात करें तो वहां पर अगर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले के अंदर कैपिटल G आपका सेम रहेगा। अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने कैलकुलेट किया तो मास ऑफ अर्थ कंसीडर किया था, किसी और प्लैनेट के ऊपर आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा आपका mp अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ अपन ने कब ली थी, जब आप अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे थे। किसी और प्लैनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा rp²। तो प्लैनेट के लिए, किसी और प्लैनेट के लिए जो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा, कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट के मास और रेडियस के अकॉर्डिंग उनका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अलग अलग होता है। हमारे सोलर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो जुपिटर का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका हाईएस्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर का साइज आपका मैसिव है, उस वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जुपिटर इज द हाईएस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, और कोई प्लैनेट होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फैक्ट अगर अपन मून के लिए आपको बताएं तो मून के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 फ्रैक्शन होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन मून इज 1/6 फ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। मून का ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बस मून के मास कम होने की वजह से, मैसिव कम होने की वजह से जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में आपका 1/6 फ्रैक्शन होता है। ओके, और ये बात याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ओके, ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपका, उसको कैलकुलेट या क्वांटिफाई करने के काम आता है। और हमारा फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि 2 पॉइंट मासेस हैं m1 m2, उनके बीच का सेपरेशन आपका स्मॉल r, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दैट इज 1/r²। दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कौन सा आएगा आपका, कैपिटल G। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन and the value of universal constant of gravitation is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिवर्सल बोलने का मतलब ये था कि पूरे यूनिवर्स में कैपिटल G का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ओके, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन आपका, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। स्मॉल g जो हमने आगे कैलकुलेट किया, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन बोलते हैं, जो अर्थ के लिए 9.8 होता है, बाकी और प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडीज के लिए अलग अलग होता है। ये अर्थ के लिए 9.8 होगा, बाकी और प्लैनेट जो हैं और जो जगह है उनके लिए अलग अलग होगा। ओके, कैपिटल G पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, स्मॉल g आपका पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं रहता। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था।
जो ग्रेविटेशन के लिए बहुत इजीएस्ट अप्रोच थी टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी जैसे कॉम्प्लेक्स आपका फिनोमिना जो था उसको 1-2 इंच की इक्वेशन के अंदर न्यूटन ने आपका रिप्रेजेंट किया। इसी सिंप्लिसिटी के कारण जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन है, क्योंकि उसको समझना बहुत आसान है। हालांकि कमियां इसके अंदर भी थी। सबसे बड़ी कमी जो आपकी बहुत कई सालों तक छुपाई गई वो ये थी कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर लगभग सारे प्लैनेट की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करने के अंदर सक्सेसफुल था, एक प्लैनेट को छोड़कर। वो एक प्लैनेट था अपना मर्करी। मर्करी का जो ऑर्बिटल मोशन था उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका कामयाब नहीं हुआ था। और उस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो कमी थी कि वो मर्करी के ऑर्बिटल को मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो आपका ड्रॉबैक जो था वो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दूर हुआ। न्यूटन ने सिर्फ ये बताया था कि ग्रेविटी आपका मास को अफेक्ट करती है, पर आज हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो होती है वो टाइम की स्पीड को अफेक्ट करती है। जहां आपका ग्रेविटी ज्यादा होता है वहां टाइम का रिलेटिव स्पीड आपका कम हो जाता है, कम ग्रेविटी के अंदर टाइम का रिलेटिव स्पीड आपका बढ़ जाता है। एक जो आपका ब्लैक होल के अंदर आपने नाम सुना होगा, ब्लैक होल जो आपका उसमें जो सिंगुलैरिटी जो आपका पॉइंट होता है उस सिंगुलैरिटी पॉइंट के ऊपर आपका ग्रेविटी जो था वो इनफाइनाइट होता है। वहां पे टाइम आपका लगभग 0 स्पीड पे, एक तरह से टाइम वहां पे फ्रीज हो जाता है। तो ग्रेविटी का टाइम की स्पीड पे इफेक्ट होता है, ये न्यूटन ने नहीं बताया था। और उसके अलावा ग्रेविटी जो थी वो आपकी लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए लेंसिंग का काम करती है। मतलब ग्रेविटी जो है वो लाइट के पाथ को भी अफेक्ट करती है। ये दो बातें जो थी वो न्यूटन के लिए अंडर कंसिडरेशन नहीं थी। ये आज जानते हैं अपन कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टाइम और लाइट इन दोनों की जो मोशन है उसको अफेक्ट करता है। ओके, और ये दोनों फैक्टर कंसीडर जब नहीं किए गए थे तभी आपका मर्करी का जो ऑर्बिटल मोशन था उसको एक्सप्लेन करने के अंदर न्यूटन का जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो आपका कामयाब नहीं हुआ था। उसके बाद आज का जो ग्रेविटी हम कंसीडर करते हैं उस ग्रेविटी को अपन स्पेस टाइम के लिहाज से अपन उसको कंसीडर करते हैं। अब ये आपका स्पेस टाइम आपका फाइबर जो है वो क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्पेस जो होता है वो आपका 3 डायमेंशन से मिलके बना होता है, दैट इज एक्स वाई जेड। जो आपने 10th क्लास के अंदर आपने अगर 2D पढ़ी होगी, 2 डायमेंशनल आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो उसमें एक्स और वाई 2 एक्सिस ली जाती थी। हमारा जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है जिसमें एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होती है। तो एक्स वाई जेड जो है वो तो पोजीशन को इंडिकेट करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट काम में आते हैं। तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट मिलके स्पेस बनाते हैं। पर अगर इन कोऑर्डिनेट के साथ आप टाइम अटैच कर देते हैं तो वो एक फिजिकल इवेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल 9th क्लास में आपने मोशन अपने जो थी वो स्टडी की थी। मोशन की डेफिनेशन यही थी, द कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रीट तरीके से नहीं कि अभी चेंज हुआ फिर 5 मिनट बाद हुआ, उसको आप मोशन नहीं बोल सकते। तो कंटिन्यूअस चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चेंज ऑफ पोजीशन जो है उसको कंसीडर करना पड़ता है। तो पोजीशन जो थी वो तो एक्स वाई जेड से इंडिकेट कर देंगे अपन, बट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन जो थी वो तभी पता चलेगा ना जब हम उसके साथ टाइम फ्रेम अटैच करेंगे, ठीक है। और जब पोजीशन के साथ टाइम फ्रेम आप अटैच करेंगे तो फिर मोशन पैदा होगी। मोशन जब होगी तो उस वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जब टाइम फ्रेम के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी विद टाइम फ्रेम आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन से आप जो था वो एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्पेस टाइम पोजीशन टाइम फ्रेम के साथ जब अटैच की जाती है तब आपका फिजिकल इवेंट या फिजिकल फिनोमिना अकर होता है। और ये स्पेस टाइम फाइबर जो था उसको कंसीडर कर लीजिए कि हमने रूम के अंदर जो आपके चारों कॉर्नर थे उसमें हमने एक नेट जो होता है, वॉलीबॉल नेट जो आपने देखा होगा, उसको हमने रूम के चारों कॉर्नर के अंदर उसको अच्छे से अपन ने हिंज कर दिया, ठीक है। जब हमने चारों कॉर्नर के अंदर अपन ने वो नेट लगा दिया तो वो नेट आपका फिलहाल फ्लैट है, ठीक है, बिल्कुल सीधा है। अब अगर आप एक हैवी कोई बॉल है आपके, उस हैवी बॉल को अगर उस नेट के अंदर आप थ्रो करेंगे तो वो बॉल जो थी वो आपको ऑब्वियसली उस नेट के बीच में जाके कहीं पे सेटल होगी। और सेंटर में जहां पर वो बॉल आपका सेटल होगा
वहां वो बॉल सेटल होने के बाद अपने चारों तरफ एक कर्वेचर बनाएगा, एक स्लोप बनाएगा, ठीक है। अब उस स्लोप और उस कर्वेचर के अंदर अगर आप अब एक छोटी बॉल है कोई आपकी 50-100 ग्राम की, वो छोटी बॉल को अगर आप थ्रो करेंगे तो उस कर्वेचर के कारण, उस बड़ी बॉल के कारण, जो कर्वेचर, जो स्लोप क्रिएट हुआ था, उसमें वो छोटी बॉल आपकी उस बड़ी बॉल के अराउंड क्या करेगी, मोशन करेगी, ठीक है। ग्रेविटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। आज से लगभग 9 अरब साल पहले, 9 बिलियन ईयर्स पहले, जब आपका सन भी नहीं था, तो यहाँ पे जो स्पेस था वो उस वॉलीबॉल की नेट के जैसे बिल्कुल फ्लैट था। स्पेस टाइम फाइबर आपका बिल्कुल फ्लैट था। अब अचानक से वहां पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, जो हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है, हमारा स्टार सन, जब सन उस स्पेस के अंदर वो आया, तो स्पेस के अंदर उस सन के आने से, उस बॉल, उस नेट के अंदर, उस हैवी बॉल के आने से, उस सन के, उस स्पेस टाइम फाइबर में आने से, उस स्पेस टाइम फाइबर के अंदर डिस्टॉर्शन हुआ, डिस्टरबेंस हुआ, एक कर्वेचर, एक स्लोप क्रिएट हुआ, ठीक है। जैसा वो बड़ी बॉल के आने के कारण नेट में जो स्लोप क्रिएट हुआ था, वैसे ही स्पेस टाइम फाइबर के अंदर जब सन लैंड किया, तो उस सन की प्रेजेंस में स्पेस टाइम फाइबर में मॉडिफिकेशन हुआ, उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उसमें आपका एक स्लोप क्रिएट हुआ, एक कर्वेचर क्रिएट हुआ, और उसमें अगर आप अब उस छोटी बॉल के जैसे अर्थ, मून, इन सब प्लैनेट और सैटेलाइट को जब आप थ्रो करेंगे, तो उस छोटी बॉल के जैसे ये सारे प्लैनेट उस सन के जो कर्वेचर और जो सन ने स्लोप क्रिएट किया था, उस कर्वेचर के अंदर वो जो आपके अर्थ और बाकी प्लैनेट हैं, वो उस बड़ी वाली बॉल सन के चारों तरफ आपके रिवॉल्व करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे। ये आज का ग्रेविटेशनल आपका फिनोमिना है। पर इन कोर्स ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ये कंसिडर किया जाता है कि एक मास दूसरे मास को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और इजी कैलकुलेशन और इजीएस्ट अप्रोच के कारण अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही कंसीडर करते हैं, और इसका क्वांटिफिकेशन फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, F = gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, रफ वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पूरी अर्थ की सरफेस के ऊपर ये 10 मीटर पर स्क्वायर, आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका सेम नहीं रहता। पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका मिनिमम होता है। क्यों होता है वो अपन क्लास 11 के अंदर जब ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। ये था अपना फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेकंड फंडामेंटल फोर्स स्टडी करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। कितना हुआ सर?